अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 76। मैंने उससे कोई लंबी चौड़ी बात ना कही। आयशा ने जवाब दिया, मैंने उसे कहा था कि खुदा के सिवा कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उससे ये भी कहा था कि तुम अंदर से जो कुछ हो वो तुमने जाहिर कर दिया, लेकिन एक बात है जिसका मुझे डर है। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है जिसमें एक शाह रहता है। वो उल्टे तावीज़ करता है और वो काला जादू भी चलाता है। मुझे मालूम है कि आली उसके पास जाता रहता है। मुझे डर है कि वो उस शाह से तुम्हारे खिलाफ कोई उल्टा तावीज़ करा देगा। मेरी हंसी निकल गई। ये हंसी अपने आप ही निकली थी। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी और मैं ऐसे शिकंजे में फंस गया था कि मैं हंसी और मुस्कुराहटों से महरूम हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कोई और ताकत मौजूद थी जो आयशा की बात सुनकर हंस पड़ी थी। हंसो नहीं, आयशा ने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जिस पर काला जादू चलता है उसका क्या हाल हो जाता है। जिसके दिल में खुदा होता है उस पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं कर सकता। मैंने कहा, दिल में खुदा की मोहब्बत साथ साथ खुदा के बंदों की सच्ची मोहब्बत हो तो उल्टे तावीज़ उधर ही उलट कर चले जाते हैं जिधर से आते हैं। आयशा मेरे मुंह की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर जो तासुर था उसमें हैरत भी थी और शायद तनज़ भी थी। कुतुबुद्दीन ने ठीक कहा था कि वो पसमानदा लोग हैं और घर बैठकर जोशीली बातें कर लेते हैं। उन लोगों की पसमानदगी का ये आलम था कि जिस पर उन्हें शक होता कि खुदा के करीब है या बरगज़ीदा है, उसके आगे जा सजदे करते थे और अपनी मुरादें, ख्वाहिशें और दुश्मनियां उसके आगे जा रखते थे। उसकी एक वजह तो ये हो सकती थी कि जिसे वो खुदा का बरगज़ीदा पीर या फ़कीर समझते थे वो उन्हें नज़र आता था मगर खुदा दिखाई नहीं देता था। इसके अलावा वो अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू और उल्टे तावीज़ों का सहारा लेते थे। नुकसान पहुंचाने का ये तरीका ऐसा था जिसमें कोई पकड़ा नहीं जा सकता था। उन लोगों की पसमानदगी और बेबसी को देखकर सीधे तावीज़ देने वाले पीरों और उल्टे तावीज़ चलाने वाले आमलों ने अपना बाजार गर्म कर रखा था। बल्कि ये कहना गलत नहीं कि देहाती इलाकों पर उन्हीं लोगों की हुकूमत थी। मैं किसी पीर के तावीज़ों के मतलब कुछ नहीं कहता, लेकिन काले जादू और उल्टे तावीज़ों के असरात को मानता हूँ। ये इल्म है जो बड़ी ही मुश्किल से हासिल होता है। इसमें ख़ास किस्म का अमल करना पड़ता है और उसके लिए रात रात भर जागना पड़ता है। और न जाने ये लोग क्या कुछ करते हैं कि उनका जादू चल जाता है। मैंने आयशा के दिल से काले जादू का खौफ निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर यह खौफ तारी ही रहा। मेरे दिल पर जो खौफ तारी हो गया था वो ये था कि कुतुबुद्दीन अभी तक वापस नहीं आया था। जिस दिन उसे वापस आ जाना चाहिए था उससे 4 दिन और ज़्यादा गुजर गए थे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे ये सवाल परेशान कर रहे थे कि कुतुबुद्दीन ने इतने दिन क्यों लगा दिए। क्या वो रास्ता भूल गया और हमीदुल्लाह वगैरह के पास नहीं पहुंच सका? क्या वो पकड़ा गया? अगर आयशा ना होती तो मैं दम घुटने से मर जाता। मैं कमरे में बंद रहता था। ये तो एक तरह की कैदे तन्हाई थी। एक रात का जिक्र है, गांव के लोग सो गए। आयशा मेरे पास बैठी हुई थी। अब तो उसका ये हाल था जैसे मेरे बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। वह बहुत ही जज्बाती हो गई थी। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जिसने मेरी इतनी खिदमत की है उसका दिल तोड़ता। मेरी ये सोच गलत थी। एक ना एक दिन उसका दिल टूटना ही था या मेरा दिल टूटना था। आयशा की मोहब्बत की दीवानगी मुझे ऐसी हालत में ले आई थी कि अब मैं भी जब सोचता कि यहाँ से एक रोज़ चला जाऊँगा तो मैं अपने दिल में ऐसी चुभन महसूस करता जैसे जहरीला कांटा बड़ा गहरा उतर गया हो। उस रात आयशा का सहर मुझ पर ऐसा तारी हुआ कि मैंने अपनी असलियत से पर्दा उठा दिया। मैंने कुछ सोच कर ये कदम उठाया था
आयशा, मैंने उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैंने अपने ऊपर पर्दा डाल रखा है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की दीवानगी ने ये पर्दा चाक कर दिया है। मैं मज़हब का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं मफरूर मुजरम हूँ और यहाँ रूपोश हूँ। आयशा बदक कर मुझसे दूर हट गई, जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया हो और चिड़िया उड़ गई हो। उसकी चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। मुझे मालूम था कि उसका रद्दे अमल यही होगा। क्या तुमने मेरे मामू को धोखा दिया है? आयशा ने नहायत आहिस्ता से कहा, लेकिन उसके बोलने के अंदाज में जो कहर था वो साफ नजर आ रहा था। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें मैंने पहले दिन बता दिया था कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। डाकू हो? आयशा ने पूछा। राहज़न हो? नहीं, मैंने कहा। अगर मैं डाकू और राहज़न होता तो तुम्हारे मामू मुझे पहले ही रोज ही पुलिस के हवाले कर देते। क्या तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारे मामू ने मुझे अपने घर में छुपाया हुआ है? मैं तुम्हें जो राज दे रहा हूँ ये मुझे नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे मामू ने भी मुझे मना किया था कि मैं ये राज उसके सिवा किसी को ना दूं, लेकिन मोहब्बत का हुक्म कुछ और है। मैं तुम्हें इस राज में शरीक करना चाहता हूँ। इससे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कितनी कदर की है। मामू ने मुझे इतना ही बताया था कि गांव के बाहर के किसी आदमी को पता ना चले कि तुम यहाँ हो। आयशा ने कहा, मैंने और मामानी ने उनसे नहीं पूछा था कि ऐसी राजदारी क्यों रखी जा रही है। मामू की तबीयत बड़ी सख्त है, हम उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात पूछने से डरती हैं। ये बात मुझसे सुन लो, मैंने कहा और उसे बता दिया कि मैंने क्या जुर्म किया है, क्यों किया है और अब क्या करूँगा। मैं देख रहा था कि जूं जूं मैं बोलता जा रहा था, आयशा के चेहरे की पीलाहट कम होती जा रही थी और उसके चेहरे पर कुदरती रंग वापस आ रहा था। उसकी आंखों में जो खून उतर आया था वो वापस चला गया और उसके आंखों का हुस्न वापस आ गया। आखिर उसने सुकून की आह भरी और वो अपनी असली हालत पर आ गई। मेरे मामू भी अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं, वो ऐसी ही बातें करते रहते हैं जैसी तुमने की हैं। आयशा ने कहा, उनकी वजह से हमारे गांव का कोई भी आदमी, औरत या बच्चा अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं समझता। क्या तुमने कभी अंग्रेज़ देखा है? मैंने पूछा। 3 बार, आयशा ने जवाब दिया। ये अंग्रेज़ यहाँ से गुजरकर आगे शिकार खेलने गए थे। गांव में शोर मच गया था, फरंगी आए, फरंगी आए। गांव का बच्चा बच्चा बाहर निकल आया था। हम सब ने उन गोरों को इस तरह देखा था जिस तरह हम खंजीर को देखकर मुंह फेर लिया करते हैं। मामू ने हमें कई बार सुनाया है कि हमारा खानदान अंग्रेज़ों को क्यों अपना दुश्मन समझता है। वो ठीक कहते हैं, मैंने कहा। अंग्रेज़ सिर्फ तुम्हारे खानदान के नहीं बल्कि वो हर मुसलमान के दुश्मन हैं और वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे मामू ने मुझे क्यों अपने घर में छुपा रखा है और उन्होंने क्यों तुम्हें मेरे पास बैठने की इजाज़त दे रखी है। क्या तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुमने क्या किया है और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आयशा ने पूछा। तुम्हारी बहनें भी होंगी। मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था, लेकिन आयशा ने ऐसे लहजे में यह सवाल किया कि एक तीर मेरे दिल में उतर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। मेरा सर झुक गया, कमरे में खामोशी छा गई। दिए की जर्द पीली रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। मैंने अपनी ठोड़ी के नीचे आयशा का हाथ महसूस किया और उसने बड़ी आहिस्तगी से मेरा सर ऊपर उठाया। आंसू? आयशा ने पूछा। माँ और बहनें याद आ गई हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, मैंने जवाब दिया। माँ भी नहीं, मुझे छोटा सा छोड़कर मर गई थी। बाप भी नहीं, कोई भाई भी नहीं, अकेला रह गया हूँ। आयशा की नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी की दास्तान सुना डाली। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे सीने में जहरीला गुबार भरा हुआ है और उसे निकल जाना चाहिए। ये जूं जूं निकलता जा रहा था, मैं सुकून सा महसूस कर रहा था। मैंने बहुत देर बाद महसूस किया कि मैं आयशा के बाजुओं में हूँ
और उसकी उंगलियां मेरे बालों में रेंग रही हैं। मुझे ऐसा सुकून आया जैसे मेरा जिस्म चोटें खा खा कर टूट गया हो और कोई उसे सहला रहा हो। क्या अब समझ गई हो तुम कि जब शादी की बात करती हो तो मैं खामोश क्यों रहता हूँ? मैंने कहा। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। नहीं, आयशा ने जज्बाती लहजे में कहा, मेरी जिंदगी खराब नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ जीना और तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी। क्या तुम चले जाओगे? चाचा कुतुब आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैंने जवाब दिया, मैं आऊंगा, फिर भी आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आयशा ने कहा, सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई और तिलस्म टूट गया। मैं और आयशा यूं बिदक कर एक दूसरे से दूर हट गए थे, जैसे सनसनाता हुआ एक तीर हमारे दरमियान से गुजर गया हो। रात के उस वक़्त की दस्तक कोई आम सी दस्तक नहीं थी। मुझे अचानक कुतुबुद्दीन का ख्याल आ गया। मामू आ गए हैं, आयशा ने कहा और उठ खड़ी हुई। वही होंगे, मैंने कहा। आयशा चलने लगी तो मैंने उसे रोक लिया और तेज तेज बोलते हुए कहा, कोई और हो तो उसे कहना कि मामू घर में नहीं है और कोशिश करना कि वह जो कोई भी है अंदर ना आए। आयशा बाहर चली गई। मैंने दिया बुझा दिया। ये पुलिस भी हो सकती थी। दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक हो चुकी। ये मिट्टी और पत्थरों का बना हुआ मकान था, जैसे देहाती इलाके के मकान होते हैं, और मैं जिस कमरे में था उसका सिर्फ एक दरवाज़ा था। कोई आ जाता तो भाग निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं आयशा के पीछे पीछे दबे पांव कमरे से निकल गया। बाहर के दरवाजे के एक तरफ दीवार के साथ खुश्क लकड़ियों का एक ढेर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर 2-3 टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थी। छुपने के लिए ये बड़ी अच्छी ओट थी। आयशा दरवाजे तक पहुंची तो मैं लकड़ियों की ओट में चला गया। मैंने सोचा ये था कि आयशा दरवाज़ा खोलेगी तो देख लूँगा ये कौन है। अगर पुलिस हुई तो वह सीधी अंदर आएगी और मैं ओट से निकलकर दरवाजे से इस तरह बाहर निकल जाऊंगा कि किसी को पता भी ना चलेगा। ज़रूरत भी यही थी कि पुलिस को पता ना चले मैंने यहाँ पनाह ले रखी थी, वरना कुतुबुद्दीन की बीवी और भांजी को बहुत बुरी सज़ा मिलती। आयशा ने दरवाज़ा खोला। चांदनी बड़ी हल्की हल्की थी। एक आदमी अंदर आया और अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। मैं लकड़ियों की ओर से देख रहा था। ये आदमी देहाती सा लगता था, लेकिन उसका लिबास ज़रा मुख्तलिफ था। उसने सर पर पगड़ी लपेटी हुई नहीं थी, बल्कि पगड़ी जो ज़्यादा लंबी नहीं थी लाल रंग की टोपी पर लपेटी हुई थी। उसका पाजामा खुले पैंचों वाला था और उसका कुर्ता भी देहातियों के कुर्तों से ज़्यादा लंबा था। कौन हो तुम? आयशा ने उससे पूछा और कहा, कुतुब मामू घर में नहीं है, घर में कोई आदमी नहीं। घबरा मत लड़की, उस आदमी ने कहा। इस घर में एक आदमी मौजूद है, हम उसके पास आए हैं। मैं कहती हूँ घर में कोई आदमी नहीं, आयशा ने कहा, और तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैं बाहर निकलकर लोगों को जगा दूंगी। लोग आएंगे तो हमारे कदमों में बैठ जाएंगे, आदमी ने कहा। हम शाह मुगल हैं, क्या तुमने हमें कभी देखा नहीं? कुतुबुद्दीन की बीवी को जगाओ, वो हमें जानती है। हम उस आदमी से मिलेंगे जो यहाँ मौजूद है, फिर हम चले जाएंगे। ये वही मुगल शाह था जिसके मुतल्लिक आयशा ने मुझे बताया था कि उल्टे तावीज़ और काला जादू करता है। वो आयशा को साथ लिए उसी कमरे में चला गया जिसमें मैं रहता था। आयशा ने दिया जला दिया। दिए की रोशनी में मुझे नजर आ रहा था कि वो चारपाई पर बैठ गया। आयशा कुतुबुद्दीन की बीवी को जगा लाई। ये औरत बड़ी तेजी से दूसरे कमरे में गई थी, मगर मुगल शाह को देखकर वो ठंडी पड़ गई। उसने माथे पर हाथ रखकर मुगल शाह को सलाम किया और फर्श पर बैठ गई। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगा। ये शख्स अच्छी नीयत से नहीं आया था। मेरी मुखबरी हो गई थी और मुखबरी करने वाला यकीनन आली था। उसने मुगल बादशाह को बताया होगा कि इस घर में एक मशकूक आदमी छुपा हुआ है, और अब मुगल शाह देखने आया होगा कि आली कहाँ तक सच कहता है। आली को शायद मालूम ना था कि अंग्रेज़ों ने मेरे सर की कीमत 10,000 रखी है, लेकिन मुगल शाह को मालूम होगा। मैं सोचने लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए या देख लेना चाहिए कि इसके साथ पुलिस तो नहीं। मुझे ख्याल आया कि पुलिस आई होती
तो इस घर पर बाकायदा छापा मारती। पुलिस को क्या ज़रूरत थी कि वो पहले किसी मुखबर को अंदर भेजकर मफरूर मुजरम को चौकन्ना कर देती। मुझे ये भी ख्याल आया कि इसे आली ने आयशा को डराने के लिए भेजा होगा। आयशा ने मुझे बताया था कि आली ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आयशा ने मुझे ये भी बताया था कि आली इस शाह के पास जाता रहता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इन दोनों औरतों को अकेला छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मैं ओट से उठा और नहायत आहिस्ता से दरवाजे की जंजीर खोली। एक कवाड़ ज़रा सा खोलकर सर बाहर निकाला। मुझे बाहर कोई आदमी नज़र ना आया। मैं बाहर निकल गया। इधर उधर जाकर देखा, कोई भी नज़र ना आया। मैं अंदर आ गया और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के एक तरफ दीवार के साथ खड़ा होकर अंदर की बातें सुनने लगा। कुतुबुद्दीन की बीवी और आयशा शाह से कह रही थी कि यहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं है, और शाह गुस्से से बोल रहा था। हम तुम्हें एक बार फिर कहते हैं, शाह मुगल ने कहा, हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए। हमें उस आदमी से मिला दो। अगर तुमने हमें नाराज़ किया तो हमारी एक फूंक इस घर को तनूर बना देगी। मैं देख तो नहीं सकता था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे आयशा और उसकी मामानी सजदे में गिर पड़ी हों। अगर सजदा नहीं किया तो उसके पांव ज़रूर पकड़ लिए होंगे। वो उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी। कुतुबुद्दीन की बीवी तो रोने लगी थी। या सरकार शाह साहब, आयशा ने, हम गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम झूठ बोल रही हो, शाह मुगल ने कहा। हम तुम्हारी ज़ुबान जला देंगे। ये दोनों औरतें और ज़्यादा मिन्नत समाजत पर आ गईं। हम किसी खास मतलब से आए थे, शाह मुगल ने कहा। तुमने हमारा काम ख़राब कर दिया। हमारे जिन्नात नाराज़ हो जाएंगे। वो तुमसे अपने नुकसान का बदला लेंगे। खैर, हम चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह तुमने हमारा दिल दुखाया है उसी तरह उसे खुश भी कर दो। तुम उठो माई, दूसरे कमरे में चली जाओ। तुम यहीं रहो। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। हम तुम्हें बख्श देंगे। कमरे में खामोशी तारी होगी। उस शाह के आने का मकसद गालबन यही था। उसने आयशा को पहले कभी नहीं देखा होगा। आली ने उसे बताया होगा कि आयशा बड़ी हसीन लड़की है और वो उसके हाथ से निकल गई है। शाह मुगल ने अपने काले इल्म और अमल से इस इलाके पर दहशत तारी कर रखी होगी। वो रात के इस वक्त आयशा के लिए ही आया होगा। ये कोई अजीब और अनोखा मामला नहीं था। मेरे लिए शाह मुगल कोई अजूबा नहीं था, और इन दोनों औरतों को खौफजदा होकर इस शख्स के आगे गड़गड़ाना, रोना और उससे माफ़िया मांगना हैरान को नहीं था। वो तो पसमानदगी का ज़माना था। देहात में तालीम थी ही नहीं। अंग्रेज़ बादशाह ने मुसलमानों को दो कामों पर लगा दिया था। एक ये कि मुसलमान फ़ौज में भर्ती हों और देहात में जो रह जाएं वो खेती बाड़ी करें और फ़ौज को राशन सप्लाई करें। यानी देहात के मुसलमान सिपाही थे या किसान। इन सिपाहियों और किसानों की किस्मत पर अंग्रेज़ों ने मोहर लगाकर पैरों और पीरों और आमलों के कदमों में रख दी थी, और ये खुदा के एलची बन गए थे। और ये सिपाही और किसान जो कुछ भी मांगते थे वो खुदा से मांगने की बजाय पीरों वगैरह के आस्थानों और मज़ारों पर जाकर मांगते थे, और ये पीर तावीज़ों और दुआओं की मुंह मांगी कीमत वसूल करते। उनमें एक कीमत ये भी थी जो शाह मुगल आयशा से ले रहा था। वो कीमत मांग नहीं रहा था, हुक्म दे रहा था। वो तो पसमानदगी का दौर था। आज भी दूर दराज देहात में पीर दौरे पर निकलते हैं तो हुक्मा अपने मरीदों से उनकी इज्जत व असमत नजराने के तौर पर वसूल करते हैं, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने घरों की असमतों के नजराने देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। कुतुबुद्दीन की बीवी कमरे से बाहर आ गई और मैं कमरे के अंदर चला गया। मैं हूँ वो आदमी जिसे तुम देखने आए हो, मैंने शाह मुगल के सामने खड़े होकर कहा। कहो, क्या कहते हो? उसका मुंह खुल गया जैसे वो मुझे देखकर हैरान रह गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और नज़रें मेरे चेहरे पर जमाए हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। मैं उसके पूरे जिस्म की हरकत को देख रहा था। मुझे तवक्का थी कि वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता बड़ी तेज़ी से कपड़ों के अंदर से रिवाल्वर निकाल लेगा। मैं खाली हाथ था। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मैंने अपना दायां हाथ आगे किया, जिसे उसने अपने दोनों हाथों में लेकर मुसाफा किया
और फिर उसने मेरा हाथ चूमा। क्या रात के इस वक्त तुम मेरे साथ हाथ मिलाने आए हो? मैंने उससे पूछा। इजाज़त हो तो मैं दिल की बात बयान करूं, उसने घर के नौकरों के लहजे में कहा, और फिर उसने आयशा की तरफ देखा और उसे कहा, तू यहाँ से चली जा। आयशा चली गई तो मैं चारपाई पर बैठ गया। वो फर्श पर बैठने लगा था। मैंने उसे चारपाई पर बैठने को कहा। बेअदबी होगी, उसने कहा, आपकी बराबरी की जुर्रत नहीं कर सकता। उसका ये अंदाज मुझे परेशान कर रहा था। मैं समझ ना सका कि वह मुझ पर तनज़ कर रहा है या उसका मतलब क्या है। क्या ये मुझे अपने सर पर बिठाकर फांसना चाहता है? एक ख्याल ये भी आया कि पुलिस आ रही होगी और ये इस कोशिश में है कि मैं यहाँ बेफिक्र होकर बैठा रहूँ। फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसको सामने वाली चारपाई पर बिठा दिया। तुम जो कोई भी हो और तुम्हारे हाथ में जैसा भी इल्म है, तुम आदमी बदनीयत हो, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। क्या तुम यहाँ इसलिए आए थे कि तुम्हें मालूम हो गया था कि ये दोनों औरतें अकेली घर में हैं? नहीं सरकार, उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। मुझे क्या समझ कर आए हो? मैंने पूछा। मैं जिन्नात की मखलूक में से हूँ, खुदा की कसम यही समझ कर आया हूँ, उसने कहा। हजूर अर्ज़ करने की इजाज़त दें। कहो, मैंने कहा, मैं सुन रहा हूँ। मुझे मालूम ना था कि आप मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं, उसने कहा। मैंने आप पर वो चीज़ चलाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। आप उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। दरियाओं को रोक देती है, पत्थर फाड़ देती है, मगर आपको कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ये साइल मेरे पास आया तो कहने लगा कि उसने उल्टा ही असर देखा है। उसने मुझे मज़ीद रकम दी और मैंने पूरी रात का चिल्ला काट कर आपके इर्द गिर्द आग लगा दी। उसका असर फौरन होना चाहिए था। आपको आग के भूत नाचते नजर आते और आप यहाँ से भाग जाते, मगर आपके साइल ने आकर बताया कि कुछ भी असर नहीं हुआ। तुमने क्या कुछ किया होता तो असर होता, मैंने कहा। तुमने पैसे बटोरने थे, बटोर लिए। ना सरकार, उसने कहा, आपको पता चल चुका होगा। इस मकान के पिछवाड़े एक जगह से लिपाई उखड़ी हुई है। मेरे साइल ने बताया था कि उसने वहाँ वो चीज़ रखी थी। सुबह देख लेना हजूर। मैं इस वक्त रात को इसलिए आया हूँ कि गांव का कोई आदमी ना देख ले। आपके हाथ में बड़ी ताकत है सरकार। मेरा चलाया हुआ तीर कभी खाली नहीं गया, मगर आपको आँच तक नहीं आई। मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं उसकी बात समझ गया। उसने बातों में काले इल्म की अस्तलाहें बोली थी जो मैंने पहली बार सुनी थी। वो मुझे कोई बरगजीदा शख्सियत और काले इल्म का उस्ताद समझ रहा था। मैं ये भी जान गया कि वह मुझ पर यह वार किसने कराया है। मैंने सोचा कि इसे इसी गलत फहमी में रखूं कि मैं उसके इल्म का माहर हूं और मैंने अपने गिर्द हिसार खींचा हुआ है। और मेरी एक दरख्वास्त है सरकार, उसने कहा, मेरा तीर ही ना लौटा देना। मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ किसी ने ऐसी कार्रवाई की है, मैंने कहा, वरना तीर वापस जाकर उस कमान को तोड़ देते जिससे निकले थे। मैं यहाँ किसी और सिलसिले में आया हूँ। कुछ दिन और रहना है, फिर चले जाना है। डरो नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये बता देता हूँ कि तुम अनाड़ी हो, इससे आगे ना बढ़ना। तुम नापाक नीयत के आदमी हो, कभी अपने ही हाथों मारे जाओगे। क्या सरकार मालूम कर सकते हैं कि मेरा साइल कौन है? उसने पूछा और मैंने आंखें बंद कर लीं। लंबे लंबे सांस लिए और थोड़ी एक्टिंग करके ऊपर देखा। उसके नाम का पहला हर्फ एन है, मैंने कहा। मैं उसका पूरा नाम, उसकी माँ का नाम, उसके बाप का नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, तवज्जो दूंगा भी नहीं। वो आली के सिवा और कौन हो सकता था? वो इस कोशिश में था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और आयशा उसे मिल जाए। मैं शाह मुगल से पूछता नहीं था कि आली ने सिर्फ मुझ पर काला इल्म चलवाया था या आयशा पर भी। शाह मुगल तो ये समझ रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ सरकार, शाह मुगल ने कहा,
اس کے نام کا پہلا حرف عین ہے، وہ عالی ہے، لیکن سرکار اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اس کا راز فاش کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں انہی لوگوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے۔ تم اب جاؤ، میں نے اسے کہا، میرے بیٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، فجر کی اذان کے وقت تک بیٹھنا ہے، میں تمہیں کسی وقت بلاؤں گا، لیکن اب ہوشیار رہنا۔ وہ اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کی روح پر میرا قبضہ تھا۔ اس نے دوہرا ہو کر دونوں ہاتھوں سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور چلا گیا۔